नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया है जो कि बीबीसी को इंडिया के अंदर बैन कराने की बात हो रही। रिसेंटली ही बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जिसको इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं अथॉरिटीज ने रोका गया। अथॉरिटीज को इसके लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। अब वो एक अलग मुद्दा है। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री को इंडिया के खिलाफ एक साजिश बता के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई और बोला गया कि बीबीसी को इंडिया के अंदर बैन करो। इस पिटीशन को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये पूरी न्यूज क्या है देखेंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो आई है अदानी ग्रुप के ऊपर, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसको देखेंगे। कॉलेजियम ने किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को अगर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर दिया, रिकमेंड कर दिया, तो उसके बाद उसकी सूटेबिलिटी को लेके जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा बोला यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने। जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम डिपॉजिट्स मिले उसके बारे में बात करेंगे। 13,879 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल एजेंसी से बोरो करेगी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, ये देखेंगे। और 145 बर्ड स्पेशीज स्पॉट की गई हैं जो बर्ड फेस्टिवल हो रहा है सुंदरबंस वहां पे। एडिटोरियल में देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर से लेके एक आर्टिकल है। स्कॉलरली पीयर रिव्यू, ये बेसिकली एक अच्छा आर्टिकल है। स्कॉलरली पीयर रिव्यू वाला आर्टिकल काफी ठीक है, इसको देखेंगे। पेंशन कोनुंड्रम के बारे में बेसिक आइडिया लेंगे, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में घुसने की जरूरत नहीं। और क्वाइट कॉन्टेस्ट, तो 4 एडिटोरियल्स हैं, चारों आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों। अब तक अगर आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स मतलब टेक द इनिशिएटिव इन डिसाइडिंग हाउ समथिंग शुड बी डन। तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर चीज में आपने डिसीजन लिया और आपने इनिशिएटिव लिया कि हाँ भाई इसको ऐसा करेंगे और उस तरीके से इंप्लीमेंट किया। जैसे वी बिलीव इन पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉलिंग द शॉट्स, मतलब पेरेंट्स और टीचर्स शॉट्स लें, वो जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या ज्यादा बेहतर है क्या नहीं। तो कॉलिंग शॉट मतलब डिसीजन लेना। वीडियो पर लाइक का बटन और शेयर ना दबाओ दोस्तों, जरूर कर दीजिए। अब देखिए, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब का यहां पे आपको स्टेटमेंट दिख रहा है। यूजुअली दिस में हैपन ऑन अ स्मॉल स्केल बट रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर से दैट टोटल लॉस सफर्ड बाय इंडियन इन्वेस्टर्स में गो इन रेंज ऑफ सेवरल लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर वैल्यू। देखिए, जीएस पेपर 2-3 जुडिशरी इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है। हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई थी अदानी के चलते, उसके चलते स्टॉक मार्केट में खलबली मच गई। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से सवाल पूछ रहा है, और पूछ रहा है सेबी से और सरकार से कि भैया इंडियन इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए अभी के लिए इन प्लेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, और कैसे इस प्रकार का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फिर से हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट दोबारा पब्लिश होती है तो उसके कंटेक्स्ट में क्या कर सकता है। चूंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 2 हफ्तों में मिडिल क्लास और जो हायर इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो अगर उनको लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सिर्फ एक रिपोर्ट के आने के बेसिस पे, तो यहां पे सेबी और सरकार ने ऐसे क्या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म लगा रखे हैं जिससे ओवरऑल जो इन्वेस्टर का पैसा है वो डूब ना जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट यहां पे यह भी बोल रहा है कि हम सेबी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे हैं, ना ही हम सेबी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई विच हंट लॉन्च कर रहे हैं, ना ही हम सरकार की पॉलिसी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ओपन डायलॉग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह बोलना है कि हमें बस इतना बताओ कि कल की डेट में फिर से ऐसी कोई रिपोर्ट आ जाती है और उस रिपोर्ट के चलते मार्केट सेंटीमेंट बिगड़ जाता है, तो आप इन्वेस्टर के पैसे को कैसे इन्वेस्ट करोगे। हाउ डू वी इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। अभी ये जो कुछ भी हुआ है वो अक्सर कर स्मॉल स्केल पे होता रहता है। हिंडनबर्ग नाम के एक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आती है और उसके बेसिस पे सारा रायता फैल जाता है। लाखों करोड़ का इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ, ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी। और आगे अगर इस प्रकार की न्यूज रिलीज होती है तो इतना पैसा जो वाइप ऑफ हुआ है इसको रोकने का आपके पास तरीका क्या है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट यह बोल रहा है कि आज की डेट में स्टॉक मार्केट में केवल हाई वैल्यू इन्वेस्टर नहीं खर्च करता है, छोटा मोटा आदमी भी खर्च करता है। जैसे कि अभी के समय पे कुछ ऐसे इंटरप्राइजिंग लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अदानी का फियास्को हो गया है, अदानी ग्रुप तो फिर से ऊपर उठेगा ही उठेगा, अभी चूंकि इनके शेयर रेट कम है तो खूब सारे शेयर खरीद लो। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है। आज की डेट में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं, कल की डेट में गिर गए, इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंच गया। तो क्या इसको बचाने के लिए कुछ है? किस प्रकार से आप इस प्रकार की एक्टिविटीज को और सेंटीमेंट से जूझने का प्लान कर रहे हो? तो ये सब बातें ओवरऑल पूछी हैं यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है
कि ओवरऑल ये जो कुछ भी हुआ ये हमारे जुरिडिक्शन के बाहर था। ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश हुई है वो देश के बाहर से पब्लिश हुई है। तो देश के बाहर कुछ इवेंट होता है और उसका इतना बड़ा इंपैक्ट देश के स्टॉक मार्केट पे हो रहा है। कैपिटल बहुत तेजी से बाहर की कंट्रीज से इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर की तरफ जाता है। तो इस पूरे के पूरे मूवमेंट को और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कल की डेट में स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई और खलबली ना बच जाए, इसके लिए क्या है सरकार के पास, सेबी के पास, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहां पे सेबी को यह बोला गया है कि आप एक नोट सबमिट करिए मंडे तक, जिसमें आप लीगल और फैक्चुअल एस्पेक्ट सबमिट करेंगे एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट के। और ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट अपनी जानकारी के लिए ले रहा है, एक ओपन एनालिसिस के लिए ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी बोला है कि अगर सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपर्ट कमिटी बना सकता है जिसमें डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे बैंकिंग और सिक्योरिटी मार्केट के, और एक रिटायर्ड जज को उसका मेंबर बना दिया जाएगा जो कि एक पॉलिसी डोमेन को डिवाइस करने में सरकार की मदद करेगा अगर सरकार चाहे तो। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट यह भी क्लियर कर रहा है कि हम सरकार की पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल स्टॉक मार्केट और सेबी के रोल में इन्वॉल्व करके और स्टॉक मार्केट को हिला दे, वैल्यू गिरा दे, ये हम नहीं चाहते हैं। लेकिन हम एक ओपन डिस्कशन इस बात पे जरूर चाहते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब बोल रहे हैं कि कल की डेट में ऐसा कोई इवेंट अगर होता है तो हमारे पास लड़ने के लिए क्या प्रॉपर एवेन्यूज अवेलेबल है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट डिस्कस क्यों कर रहा है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में दो अलग अलग पिटीशन पहुंची हैं। एक एडवोकेट विशाल तिवारी जी ने फाइल की है, एक एमएल शर्मा जी ने फाइल की है। बेसिकली यहां पे एमएल शर्मा जी ने तो ओवरऑल ये जो शॉर्ट सेलर फर्म है हिंडनबर्ग रिसर्च, इसके ऊपर ही इल्जाम लगाया है कि बेसिकली इस पर्टिकुलर फर्म ने ये रिपोर्ट इसलिए जारी की है क्योंकि ये जो 20,000 करोड़ का अदानी का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होने वाला था, इसको ये अवॉइड करवाना चाहते थे। भारतीय स्टॉक मार्केट और भारतीय इकोनॉमी को ये नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए डिलिबरेटली यहां पे अदानी के अगेंस्ट मेलाइन करने के लिए ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज किया गया। अब क्या सच क्या गलत वो एक अलग बात है, बट सेंटीमेंट के बेसिस पे लाखों करोड़ रुपए उड़ जाना ये अपने आप में एक टेंशन की बात तो देखो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेके बहस चली। अब लेट्स सी सेबी यहाँ पे क्या नोट पुटअप करता है, वो जब आएगा तो मैं करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2 जुडिशरी, सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट क्लियर्ड बाय कॉलेजियम कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक कैंडिडेट की सुटेबिलिटी को जिसको खुद कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है, अपॉइंट किया है एज अ जज, उसको आप जुडिशियल रिव्यू के मैकेनिज्म के अंदर लेके नहीं आ सकते। आप सब जानते हैं कि यहां पे बात हो रही है विक्टोरिया गौरी जी की। विक्टोरिया गौरी जी को मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। अब इस बात को लेके जैसे उनका एडिशनल जज का अपॉइंटमेंट हुआ, एक तो मैंने आपको बताया कि कॉलेजियम का प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट होता नहीं है। कॉलेजियम के प्रोसेस में या तो कॉलेजियम को नाम पता होते हैं या केंद्र की सरकार को नाम पता होते हैं, चूंकि उनका रिकमेंडेशन भी जरूरत है। अब जब जैसे ही नाम यहां पे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ विक्टोरिया गौरी, बहुत सारे मद्रास हाईकोर्ट के एडवोकेट पहुंच गए और उन्होंने जाके प्रूफ दायर किए कि 2018 में हेट स्पीच की थी विक्टोरिया गौरी जी ने। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई कि विक्टोरिया गौरी जी को हाई कोर्ट का जज बनाना ठीक नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने यहां पे क्लियर कट बोला कि भाई देखिए, जब कॉलेजियम किसी को अपॉइंट करता है तो प्रोसेस बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होता है और ऐसे एक्सटेंसिव प्रोसेस को आप अनड्यू नहीं कर सकते बाय मींस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो कॉलेजियम द्वारा अपॉइंटेड नेम को ओवरऑल अनडू कर पाना थ्रू जुडिशियल रिव्यू ये सही नहीं है। कॉलेजियम की अगर बात की जाए तो बेसिकली कॉलेजियम का किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को चुनने के दो तरीके होते हैं। एक तो होती है सूटेबिलिटी, एक होती है एलिजिबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, जब भी कॉलेजियम किसी इंडिविजुअल को ऐसा जज चुनता है तो सूटेबिलिटी और एलिजिबिलिटी दोनों देखता है। एलिजिबिलिटी बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बेस्ड है। आर्टिकल 217 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एक हाई कोर्ट में अपॉइंटेड जज की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो भाई इन भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 साल जुडिशियल ऑफिसर या लॉयर की तरह काम कर रहा हो हाई कोर्ट में। तो ये एलिजिबिलिटी के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो गए। और सूटेबिलिटी क्या होती है, तो सूटेबिलिटी के अंदर एक डिटेल्ड रिव्यू किया जाता है एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का। उस डिटेल्ड रिव्यू में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की काबिलियत, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका कंडक्ट, ओवरऑल आप कह लो कि उसने पहले किन किन जजमेंट्स को प्रोमुलगेट किया, ये सब चीजें यहां पे देखी जाती हैं। तो एक एक्सटेंसिव रिव्यू होता है किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को नॉमिनेट करने से पहले। तो ऐसे केसेस में एक बार एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जज बना दिया गया, उसके बाद आप बोलो कि हाँ भाई हम जुडिशियल रिव्यू करके उसको जज की कुर्सी से हटा देंगे, तो भाई ये नहीं हो पाएगा।
फिर एक और बात यहां पे बोली गई, चूंकि यहां पे विक्टोरिया गवई जी थोड़ी पॉलिटिकली बायस्ड हैं, ये ऐसा बताया जा रहा था, चूंकि वो बीजेपी की मेंबर थी, तो ये भी क्लियर किया यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई देखिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक कैंडिडेट का रेलेवेंट कंसीडरेशन जरूर हो सकता है, बट इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट बार टू अपॉइंटमेंट। तो कोई कांग्रेस का मेंबर है, बीजेपी का मेंबर है, या उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, इसके बेसिस पे आप उसको हाई कोर्ट का जज नहीं बनाओगे, ये कोई हिसाब नहीं बैठता। देखिए जब भी कोई जज बनता है, चाहे वो एडिशनल जज हो, चाहे वो रेगुलर परमानेंट जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी जो प्लेज है, उसकी जो ड्यूटी है, वो धर्म, भाषा, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी से परे है। जब भी यहां पे विक्टोरिया गौरी एज एन एडिशनल जज काम करेंगी, इनके ऊपर डेली के बेसिस पे स्क्रूटनी होगी, वकीलों की, लिटिगेंट्स की, पब्लिक की। जज देखिए खुदा नहीं होते। कभी अगर आपने जुडिशियल प्रोसीजर देखा हो तो कई बार तो जो बड़े बड़े वकील होते हैं ना, वो जजों से सीधे गुत्थम गुत्था हो जाते, मतलब भिड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, मतलब हाथापाई नहीं होती, लड़ने लगते हैं, सामने सामने बहस होने लगती है। जज वगैरह आपके आईएएस आईपीएस को तो सुनाते नजर आ जाएंगे, बट भाई वकील तो वकील है, वो तो लड़ने लगेंगे जज से। तो बेसिकली जज को डेली के बेसिस पे जब भी वो डिसीजन सुनाएंगे तो न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। और अभी भी विक्टोरिया गौरी को एज एन एडिशनल जज अपॉइंट किया गया हाई कोर्ट का, परमानेंट जज अपॉइंट नहीं किया गया। परमानेंट जज अपॉइंट होगा तो उस समय पे विक्टोरिया गौरी जी का जो प्रॉपर कैरेक्टर है, जो उनका पूरा का पूरा काम करने का तरीका है, सब कुछ चेक किया जाएगा। तो इस कंटेक्स्ट में जो एडिशनल हाई कोर्ट की जज की तरह अपॉइंट किया गया विक्टोरिया गौरी जी को, इसको ओवरऑल 2018 की जो एलिज्ड हेट स्पीच थी उसके बेसिस पे रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ विक्टोरिया गौरी इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये हो गई कि 6 फरवरी को कोर्ट हियरिंग में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने ये बोला कि हेट स्पीच के बारे में पता नहीं था, तो हेट स्पीच के इल्जाम का कॉग्निसेंस लिया है कॉलेजियम ने। लेकिन बाद में कॉलेजियम ने बोला कि नहीं भाई, हम ऑलरेडी पहले ही सारे फैक्ट्स का कॉग्निसेंस ले चुके हैं, विक्टोरिया गौरी जी का अपॉइंटमेंट एज एन एडिशनल हाई कोर्ट जज सही है, वो रिवर्स नहीं होगा। और देखिए रिवर्स यहां पे होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, फिर तो कॉलेजियम की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी कि आज की डेट में अपॉइंटमेंट किया, फिर पिटीशन आती है और फिर आपने उसको जज की कुर्सी पर से हटा दिया। इससे बेटर यह होगा कि कॉलेजियम अपने काम को थोड़ा और ट्रांसपेरेंट करे। जो भी नाम यहां पे जजशिप के लिए रिकमेंड हो रहे हैं वो पहले ही पब्लिक में लीक हो जाएं, तो भैया जिस पॉलिटिकल पार्टी को या ओवरऑल पहले कोई एलिगेशन लगा है उस इंडिविजुअल के ऊपर, तो उसको पहले ही रिजॉल्व किया जा सकता है। सब कुछ पहले ही पब्लिक की नजर में होगा, तो जब फाइनल अपॉइंटमेंट आएगा तो किसी को इतना आश्चर्य नहीं होगा जैसे कि एकदम से बवाल मच गया विक्टोरिया गौरी जी के केस में। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं जीएस पेपर 2 जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस हिंदू सेना पिटीशन सीकिंग टू बैन बीबीसी इन इंडिया। तो भैया पिटीशन फाइल की गई हिंदू सेना प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता दी के द्वारा। क्या पिटीशन है कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को इंडिया के अंदर बैन कर दो, और ओवरऑल ये जो ब्रॉडकास्टर जो भी पब्लिश करता है इंडिया के अंदर, इसके एम्प्लॉयज जो भी इंडिया के अंदर पब्लिश होते हैं, और अक्सर कर ऐसा बताया जाता है कि जो बीबीसी की जो पब्लिशिंग होती है वो एंटी इंडिया होती है, एंटी इंडियन गवर्नमेंट होती है, इनकी फिल्म्स इंडिया को गलत लाइट में दिखाती हैं। तो जो भी पब्लिश कर रहा है ब्रॉडकास्टर, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जाए। अब जैसे ही ये पर्टिकुलर पिटीशन पहुंची सुप्रीम कोर्ट के जज संजीव खन्ना जी और एमएम सुंदरेश साहब के सामने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि भाई ये कैसी पिटीशन लेके आए हो, तुम क्या चाहते हो कि हम पूरा ही सेंसरशिप लगा दें इस मीडिया हाउस के ऊपर। ये पिटीशन ये बोल रहा है कि बीबीसी फिल्म वाज इंटेंडेड टू सरप्टिशियसली डिस्टर्ब द पीस एंड नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री व्हिच लेड टू इंडियाज ओवरऑल ग्रोथ अंडर 2000 मतलब सिंस 2014 अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्री नरेंद्र मोदी। देखिए नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट ही वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आप कह लो डायरेक्टेड थी, वो जो गुजरात में जो दंगे हुए थे उसको लेके। तब सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दे चुकी है, बट बीबीसी जैसा ऑर्गेनाइजेशन यहां पे एक डॉक्यूमेंट्री निकाल रहा है। ठीक है ना। जो सीनियर एडवोकेट है पिंकी आनंद जी ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर विष्णु गुप्ता, उन्होंने बोला है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री थी इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसको गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ब्लॉक तो किया गया, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को इसलिए यहां पे रिलीज किया जा रहा है क्योंकि फॉरेन से एक एंटी प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट बीबीसी के द्वारा। इंडिया को एज एन इकोनॉमिक पावर ये देख नहीं पा रहे। इंग्लैंड के अंदर आज की डेट में एक इंडियन मूल का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है। इंडिया की फिनोमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सारे प्लेयर्स के साथ देखी नहीं जा रही है, इसलिए वो इंडिया के अगेंस्ट एक प्रॉपर प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। इसलिए यहां पे बीबीसी के इस प्रोपोगेंडा को बंद करना चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने इन आर्ग्यूमेंट्स को माना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इस प्रकार की कंप्लीट सेंसरशिप को इंपोज नहीं कर सकते, इस पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। यहां पे जो पिटिशनर्स हैं वो होम मिनिस्ट्री को भी रिप्रेजेंटेशन डाल चुके हैं 27 जनवरी को कि भैया बीबीसी के खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए, बट मिनिस्ट्री यहां पे बीबीसी के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं लेगी क्योंकि फिर तो बिल्कुल ही एक पॉलिटिकल बाइस सा नजर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगली न्यूज पे आ जाते हैं।
फिर भाई जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 5.9 मिलियन टन लिथियम डिपॉजिट मिले हैं। पहली बार इंडिया के अंदर इतनी बड़ी क्वांटिटी में लिथियम डिपॉजिट पाया जा रहा है, ऐसा यहां पे एस्टिमेट किया गया है, प्रिडिक्ट किया गया है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। वैसे देखा जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2018-19 से लेके अब तक बहुत से मिनरल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए। 51 मिनरल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए पूरे देश में, जम्मू एंड कश्मीर को मिला के, जहां पे लिथियम रिसोर्सेज पाए जा सकते हैं। और जो लिथियम इन्फर्ड रिसोर्सेज अभी तक समझ में आ रहे हैं, सलाल हैमानी एरिया ऑफ रियासी से, ये पता चल रहा है कि लगभग 5.9 मिलियन टन है। तो अगर इस पर्टिकुलर लिथियम डिपॉजिट का एक्सप्लोरेशन होता है तो भैया हमें लिथियम बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी कश्मीर के रीजन में, चूंकि ऑब्वियस सी बात है माइनिंग होगी, तो माइनिंग एक प्राइमरी एक्टिविटी जरूर है, बट इससे बहुत सारा पैसा निकलता है और इंडिया को लिथियम मिल जाएगा, जिससे इंडिया रिचार्जेबल बैटरी बना सकता है स्मार्टफोन्स के लिए, लैपटॉप के लिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए माइंस मिनिस्ट्री लगातार क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को इंप्रूव करने की कोशिश करती है। क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। नई नई टेक्नोलॉजीज में इस प्रकार के मिनरल्स लिथियम जैसे बहुत काम के, तो हम ऑस्ट्रेलिया से, अर्जेंटीना से रेगुलर बेसिस पे लिथियम इंपोर्ट कर सकें, इसके लिए सरकार सजग रहती है। इंडिया इस समय पे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स जैसे कि लिथियम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनके इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है क्रूशियल कंट्रीज से। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अनफॉर्चुनेटली चाइना भी उसमें एक कंट्री है। तो इसीलिए जो इन्फर्ड रिसोर्सेज है ना G3, ये लिथियम के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके ऊपर विनीत सर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, 5.9 मिलियन टन लिथियम डिपॉजिट्स फाउंड इन J&K। आपको लेटेस्ट वीडियो सेक्शंस में ये वीडियो मिल जाएगी। लिथियम डिपॉजिट, मेरा नाम अर्षित द्विवेदी एजुकेशन के साथ सर्च मारेंगे यूट्यूब पे तो भी आपको मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुली इस पूरे टॉपिक को विनीत सर ने एक्सप्लेन किया। मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है करंट अफेयर्स की वीडियो में बहुत डिटेल डिस्कस नहीं हो सकता। एक बात बता दूं, ये जो 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, ये इन्फर्ड रिसोर्सेज हैं, जिनको आप G3 भी बोलते हो इंटरनेशनल पार्लेंस में। अगर आप यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर फॉसिल फ्यूल देखोगे, तो जब भी फॉसिल फ्यूल को ढूंढा जाता है, उसका एक्सप्लोरेशन होता है, तो 4 स्टेजेस होती हैं। एक होता है रिकॉनेसेंस सर्वे G4, फिर आता है प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन G3, फिर आता है जनरल एक्सप्लोरेशन G2, फिर आता है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन G1। तो पहले G4, फिर G3, फिर G2, फिर G1, और G1 के बाद एक्चुअल एक्सप्लोरेशन शुरू होता है, मशीन पहुंचा के खुदाई वगैरह की जाती है। तो अभी के लिए जो 5.9 मिलियन टन का एस्टिमेट निकल रहा है, ये निकल रहा है थ्रू G3 प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, जिसको आप बोलते हो इन्फर्ड रिसोर्सेस। इसका मतलब यह है कि अभी जनरल एक्सप्लोरेशन होगा इस पर्टिकुलर इलाके में, फिर डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन होगा, और फिर भाई आप कह सकते हो कि यहां पे ओवरऑल देखा जाएगा कि यहां पे हम किस इकोनॉमिक्स से ओवरऑल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहां पे इकोनॉमिकली वायबल है भी कि नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, आपको एडिशनल जानकारी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मिलेगी। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज हेल्थ। गवर्नमेंट 13,879 करोड़ रुपए बोरो करेगी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटरनेशनल एजेंसी से। तो भारतीय सरकार ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है 13,879 करोड़ का इंटरनेशनल एजेंसी से। एज ऑफ 6 फरवरी 2023 ये जो लोन एग्रीमेंट्स हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ साइन किए गए, $300 मिलियन का 2,474 करोड़। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ साइन किया गया 50 बिलियन जापानीज येन का, 3,162 करोड़। वर्ल्ड बैंक $1 बिलियन देगा, 8,247 करोड़। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के ब्रैकेट के अंदर किसके लिए? PM अभीम स्कीम के लिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए। ठीक है भाई, ओवरऑल डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और गरीबों के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लैंडिंग बॉडी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कौन सी है? IBRD है। अगर PM अभीम प्रोग्राम के बारे में देखा जाए, 25 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था, 64,180 करोड़ रुपए का इसका आउटले है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इंडिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी सरकार नेशनल हेल्थ मिशन चला रहा है टू इंश्योर क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो एलोकेशन है उससे एक्स्ट्रा एलोकेशन किया गया है अभीम के अंदर। तो अभीम के अंदर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, इट इज अदर देन द मनी अलॉटेड टू नेशनल हेल्थ मिशन। तो बेसिकली PM अभीम स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो गैप्स हैं उसको फिलअप किया जाएगा। क्रिटिकल, क्लियर और प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज को डेवलप किया जाएगा अर्बन और रूरल हेल्थ में। जो मेजर इनिशिएटिव्स प्लान किए गए अभीम के अंदर,
इसके अंदर 17,788 रूरल हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाना, 11,024 अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाना, 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाना, इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाना सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इससे एक्स्ट्रा अभिम के अंदर 602 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स 12 सेंट्रल हॉस्पिटल्स में बनाए जाएंगे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए। 5 नए रीजनल एनसीडीसीज बनाए जाएंगे, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। 10 बायोसेफ्टी लेवल 3 की आपके लिए लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी। एक बायोसेफ्टी लेवल 4 की लेबोरेटरी बनाई जाएगी। 20 मेट्रोपॉलिटन सर्वेलेंस यूनिट्स बनाए जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये बायोसेफ्टी लेवल 3 और बायोसेफ्टी लेवल 4 की लेबोरेटरी क्या है? तो ये जो BSL 3 लेबोरेटरी है ये इन्फेक्शियस एजेंट्स और टॉक्सिन्स को स्टडी करती है जो कि ट्रांसमिट किए जा सकते हैं थ्रू एयर और लीथल इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पे रिसर्चर्स इस पर्टिकुलर लेबोरेटरी के बायोसेफ्टी कैबिनेट में करेंगे और इस पर्टिकुलर लेबोरेटरी को आराम से डिकंटेमिनेट भी किया जा सकता है। क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीजेस को यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है तो वो इन्फेक्शियस डिजीज अगर लेबोरेटरी के अंदर फैल जाता है तो लेबोरेटरी को डिकंटेमिनेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर लेबोरेटरी डिकंटेमिनेट नहीं हो पाई तो देयर आर फुल चांसेस कि वो वायरस उस लेबोरेटरी से बाहर निकल के कहीं और भी जा सकता है। वहीं पे अगर आप BSL 4 लेबोरेटरी की बात करो तो ये एक 1 लेवल हायर हो गया BSL 3 से। यहां पे भी इन्फेक्शियस एजेंट और टॉक्सिन्स को स्टडी किया जाएगा जो हाई रिस्क ऑफ एरोसोल ट्रांसमिटेड लेबोरेटरी इन्फेक्शंस को पोर्ट्रे करते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को कॉज करते हैं जिनके लिए कोई वैक्सीन या थेरेपी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे वायरसेस, ऐसे डिजीजेस जिसके लिए कोई वैक्सीन और थेरेपी अवेलेबल नहीं है, उनकी शोध करने वाली लेबोरेटरी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बायोसेफ्टी को मेंटेन करेगी, इसलिए इसको BSL 4 बोला जा रहा है। उसके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन डिजीज सर्वेलेंस सेंटर यहां पे 20 बनाने की बात हो जा रही है। तो ये क्या करेंगे? ये रिसर्च और फोरकास्ट करेंगे पैंडेमिक प्रोन डिजीज को जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पायरोसिस और जीका वायरस। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर न्यूज में हमने PM अभिम स्कीम क्या है इसको भी यहां पे ओवरऑल रिवाइज कर लिया। PM अभिम स्कीम के लिए सरकार ने इंटरनेशनल एजेंसी से पैसा उठाया है। कितने क्वांटम में पैसा उठाया ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी 145 बर्ड स्पेशीज स्पॉटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल इन सुंदरबंस। तो भैया बर्डर्स, वाइल्ड लाइफ इंथुजियास्ट और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने 145 अलग अलग बर्ड फेस्टिवल मतलब बर्ड स्पेशीज को स्पॉट किया है पहले सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल में। ये पहला फेस्टिवल है जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व डिवीजन ऑफ वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। 6 टीम्स ने यहां पे विजिट किया है सुंदरबन बायो रिजर्व के अलग अलग इलाकों में। तो अगर देखा जाए तो इस बर्ड फेस्टिवल में 78 फॉरेस्ट बर्ड्स की स्पेशीज, 42 स्पेशीज ऑफ वेडर्स, रैप्टर्स एटसेट्रा को आइडेंटिफाई किया गया। ये जो 2 डे की एक्सरसाइज है जो कि थर्सडे और फ्राइडे को चली, फ्राइडे को खत्म हो गई, इसमें 12 स्पेशीज ऑफ रैप्टर्स, 6 स्पेशीज ऑफ वाटर फाउल और 7 और बर्ड स्पेशीज भी आइडेंटिफाई की गई हैं। जो टोटल नंबर ऑफ बर्ड स्पॉट की गई इन 2 दिनों में वो है 5065। 2 थ्रेटेंड बर्ड स्पेशीज सुंदरबंस में, जिसमें एक है यूरेशियन कर्ल्यू और एक है लेसर सैंड प्लोवर, ये भी यहां पे स्पॉट की गई हैं। 12 स्पेशीज किंगफिशर्स बर्ड की सुंदरबन में यहां पे स्पॉट की गई हैं। स्पेशी डाइवर्सिटी की बात की जाए तो कलश 2 नाम का जो इलाका है इस स्पेशल टाइगर रिजर्व में, वहां पे 98 स्पेशीज पाई गई हैं। उसके बाद देखा जाए तो नेशनल पार्क वेस्ट में 70 स्पेशीज और माल्टा में 71 स्पेशीज। तो अगर देखा जाए तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 की अगर पब्लिकेशन देखोगे तो 428 बर्ड स्पेशीज सुंदरबंस में पाने की बात की जाती है। हमारे देश में जितनी भी बर्ड स्पेशीज हैं उसकी 1/3 प्रेजेंट है सुंदरबन में। उसके बावजूद अगर आप देखो तो सुंदरबन जो कि बर्ड हैबिटेट का इतना बड़ा होस्ट है, वहां पे बहुत प्रकार के थ्रेट्स आज की डेट में भी अवेलेबल है। प्लांटेशन एक्टिविटी रिवर आइलैंड्स में करवाए जा रहे हैं, पानी के सोर्सेस को इरेडिकेट किया जा रहा है सुंदरबंस के अंदर, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, अनइनहेबिटेड आइलैंड्स के ऊपर घर वगैरह बनाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज अपना एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग नेट्स को सुंदरबंस में डिप्लॉय किया जा रहा है फिशिंग के लिए। तो ओवरऑल ये हैबिटेट बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदरबन का। ये हमें इस बात से पता चलता है कि यहां पे बर्ड स्पेशीज कितने बड़े क्वांटम में पाई जा रही हैं। दूसरा, सुंदरबन पड़ता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में, तो ओवरऑल ठंडी साइबेरिया के इलाके से जो बर्ड्स आती हैं उनका विंटर रेस्टिंग ग्राउंड है सुंदरबन। बहुत सारे बर्ड ब्रीडिंग हैबिटेट्स बनते हैं सुंदरबंस के अंदर। अब यहां पे बात आ गई सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की, ये क्या है? तो भाई एक बहुत बड़ा इलाका है, यूरेशिया का आर्कटिक
और इंडियन ओशन को कनेक्ट करने वाला। दुनिया के जो 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लाईवेज हैं माइग्रेटरी बर्ड के, उसमें से एक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंदर 30 कंट्रीज आती हैं। यहां पे बर्ड शुरू होती हैं रशियन फेडरेशन में साइबेरिया से, और वेस्ट और साउथ एशिया में बहुत साउथ तक आती है। इनफैक्ट मालदीव्स और ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी तक पहुंच जाती हैं बर्ड्स। दुनिया में 8 मेजर माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवेज यहां पे लिखे हुए हैं। इसमें जो सेंट्रल एशिया वाला यहां पे नीचे आपको नजर आ रहा है ना, वो मैप में आपको यहां से दिख रहा है, यहां से शुरू होकर ओवरऑल इंडिया तक पहुंचा। इनफैक्ट इंडियन ओशन ये पूरा का पूरा इस रीजन तक पहुंच जाता है। यहां पे कौन सा? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। और ये जो सुंदरबंस है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक छोटा सा पार्ट है। तो सुंदरबंस में यहां पे बर्ड सर्वे हुआ है, ठीक ठाक स्पेशीज में बर्ड पाई गई हैं। तो इस बात के ऊपर फिर से डिस्कशन हो रहा है कि जब सुंदरबंस बर्ड की इकोलॉजी के रिस्पेक्ट में इतना इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर तरीके से वहां पे हैबिटेट को डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा? अनमिटिगेटेड और अनचेक्ड ओवरऑल आप कह लो अनसस्टेनेबल इकोलॉजिकल एक्टिविटीज क्यों कंडक्ट की जा रही है? नेक्स्ट एडिटोरियल पे एंट्री मारते हैं। इंडियाज लॉ एंड ऑर्डर मैट्रिक्स नीड्स अ रिबूट। देखिए, रिसेंटली हुई एनुअल ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैं आपको बता दूं, एम के नारायण साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, फॉर्मर डायरेक्टर है इंटेलिजेंस ब्यूरो के, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, गवर्नर भी हैं वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रोल की तो मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं, चूंकि ये डायरेक्टर रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के और फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, तो इंडिया की सिक्योरिटी पुलिस ऑपरेशंस के बारे में इनको ठीक ठाक आइडिया होगा। तो भाई अब ये यहां पे क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई अभी जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई है डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, यहां पे चीजें पहले से थोड़ी बदल चुकी हैं। ओके, जो भी डिस्कशन हुआ उसका कुछ पार्ट पब्लिक डोमेन तक पहुंचा, कुछ कंट्रोवर्सी यहां पे उठ गई सर्टेन इश्यूज के मैनेजमेंट को लेके। तो पहले जो कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और आज ये जो कॉन्फ्रेंस होती है उनमें बहुत फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1980 में चले जाओ तो उससे पहले हुआ करती थी एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तो अलग अलग राज्यों की सीआईडी की जो कॉन्फ्रेंस एनुअली हुआ करती थी और हेड ऑफ इंटेलिजेंस की, उसमें किन चीजों के बारे में बात होती? तो पुलिस के काम की निटिग्रिटीज के बारे में, इंटेलिजेंस कैसे करनी है, क्राइम और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे डिप्लॉय करना है, फॉरेन एस्पेक्ट्स, बेसिकली ग्राउंड लेवल पे क्राइम और क्राइम प्रिवेंशन के लिए जो भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उसके बारे में डिस्कशन होता था। लेकिन आज की डेट में जब बात होती है तो उसके साथ साथ पॉलिसी और पर्सनल मैटर तक भी बात पहुंच जाती है। मतलब क्राइम प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, अलग अलग राज्य की सरकारों का डोमेन क्या क्या होगा, ओवरऑल जो भी पुलिस वाले काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑफिसर काम कर रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी डिस्कस किया जाता है। तो आज की डेट में जो भी सब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा वाइड है अपने स्कोप में। तो जब बहुत बड़ा एक्सटेंसिव स्कोप के सब्जेक्ट को आप डिस्कस कर रहे हो तो अक्सर का इन डेप्थ डिस्कशन नहीं हो पाता, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस उन चीजों की नहीं हो पाती है। और खासकर आज की डेट में तो साइबर क्राइम, क्रिप्टो, डार्क वेब, वेरीटाइम सिक्योरिटी, इतने बड़े बड़े डोमेन्स पे बात हो रही है तो बहुत ही कम चांस है कि आप इन डेप्थ डिस्कशन कर पाओगे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, काउंटर टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, बॉर्डर इश्यूज, इन सब चीजों के बारे में कॉन्फ्रेंसेस में बात हो रही है। तो डिटेल डिस्कशन तो देखो भाई यहां पे होने से रहा। और आगे आने वाले समय में जैसे जैसे समय बढ़ेगा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ेंगे, उनके डायमेंशंस और ज्यादा इनराज होते जाएंगे और उनको सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा इनोवेटिवनेस और एजिलिटी चाहिए। और अगर और इनोवेटिवनेस और एजिलिटी चाहिए तो भैया टेक्नोलॉजिकल चेंज को हमें बहुत स्विफ्ट तरीके से अडॉप्ट करना पड़ेगा, डाटा वार फाइटिंग में हमें बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल चेंजेस को बहुत तेजी से डिस्कस करना पड़ेगा, हायर लेवल्स पे इसकी प्रॉपर बातचीत होनी चाहिए और वो प्रॉपर डिटेल्ड एनालिटिकल लेवल पे बातचीत होनी चाहिए। और आज की डेट में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑल इंडिया डीआईजीज की, वो बहुत ज्यादा आप कह लो पॉलिसी लेवल पे हो रही है, डिटेल्ड निटिग्रिटीज को ज्यादा डिस्कस कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या किया जा सकता है? एक हैवी हैंडेड अप्रोच से तो ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। तो जरूरत क्या है भैया? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया को अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। जो एजिटेटिंग मॉब वायलेंस करते हैं, बवाल करते हैं, सड़कों पे उठकर उत्पात मचाते हैं, ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें उनको समझाना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज के पास सही एट्रीब्यूट होनी चाहिए। इस प्रकार के क्राइम्स को टैकल करने की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। कभी कभी प्रॉपर ट्रेनिंग के अभाव में उनसे भी कुछ गलत डिसीजन ले लिए जाते हैं, ठीक है ना भाई। फिर
चूंकि टॉप डाउन अप्रोच इंप्लीमेंट की जा रही है, इंडिया के अंदर आबादी बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बहुत ज्यादा, तो अक्सर कर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में बहस करती भिड़ती नजर आती है रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। हथियार, असला, गोला बारूद, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का एक्सेस, ये सब भी कहीं ना कहीं अपने आप में कंपीट करने वाली चीज है। 21वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी से बहुत डिफरेंट होने वाला है, बहुत एडवांस होने वाला है। इसलिए वो पर्सनल्स और वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो कि 21 शताब्दी की प्रॉब्लम से लड़ेंगी, उनको हायर लेवल का अटेंशन देना पड़ेगा, हायर लेवल की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके काम करने के तरीके में एक डिटेल्ड एनालिसिस रखनी पड़ेगी, वैरायटी ऑफ टैक्टिक्स और स्किल्स को यहां पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, सोशल मीडिया में ओवरऑल पर्टिकुलर टीम्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा जो प्रॉम्प्ट तरीके से चीजों का रिस्पॉन्ड कर सके। दुनिया भर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के बेसिस पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर उनको तो डिप्लॉय करना ही है, साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज में इन्वॉल्व जो ह्यूमंस है ना, उनकी स्किल्स को भी रियल टाइम बेसिस पे बढ़ाना है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को एग्जांपल देना है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। तो आज की डेट पे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को डेवलप करना, उसको प्रॉपर तरीके से ह्यूमन स्किल्स के साथ मैच करवाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही। अब आर्टिकल की जो शुरुआत हुई थी, वो आर्टिकल की शुरुआत इस बेसिस पे हुई थी कि भाई जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारे पुलिस हेड्स की, उसमें कहीं ना कहीं डिटेल्ड एनालिसिस नहीं हो पा रही है। तो इन डिटेल्ड एनालिसिस को करने के लिए कर क्या सकते हैं? तो भैया जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है डीजीपी आईजीपी की, इनको दो सेपरेट कॉन्फ्रेंसेस में बदल सकते हैं। एक हायर लेवल कॉन्फ्रेंस होगी डीजीपी आईजीपी की, जहां पे पॉलिसी रिलेटेड बातों पे डिस्कशन होगा, और दूसरी कॉन्फ्रेंस में जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है जो कि नीचे के लेवल पे काम करते हैं, वो फाइनल पॉइंट्स ऑफ मेथोडोलॉजी, टेक्निक्स और एक्विजिशन ऑफ न्यू स्किल्स पे काम कर सकते हैं। तो पॉलिसी बनाने का काम अपर एक्लॉन्स को दे दो, और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में नीचे की निटी ग्रिटीज, डेली फंक्शनिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका काम आप नीचे के लेवल के सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और हेड ऑफ इंटेलिजेंस को दे लो, जो कि टेक्निक्स, नए स्किल्स के एक्विजिशन, फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स उनको प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करने की बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर के लेवल पे डीजीपी आईजीपी के लेवल पे इस लेवल की ज्यादा बातचीत होती है नहीं। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। इन स्कॉलरली पीयर रिव्यू डिस्कार्ड बोथ वाटर कीप बेबी। देखिए यहां पे क्या बात की जा रही। राघवेंद्र गदाकर साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। क्या बोल रहे हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ ये इन्वॉल्व है, साइंस चेयर प्रोफेसर है सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज में, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। अब ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, पीयर रिव्यूड जर्नल्स, द चीफ आउटपुट ऑफ साइंटिस्ट लेबर आर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड जर्नल। देखिए, जो साइंटिस्ट होते हैं, उन साइंटिस्ट का नॉलेज बेस क्या होता है? समय समय पे ये साइंटिस्ट जर्नल्स पब्लिश करते हैं, ठीक है, सॉरी आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। वो आर्टिकल्स साइंटिफिक जर्नल्स में छपते हैं। अब जब भी कोई एक आर्टिकल एक जर्नल में छपेगा, तो उसको छपने से पहले उसे किसी पीयर के द्वारा रिव्यू किया जाएगा। पीयर मतलब जो उसी साइंटिफिक फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे मान लो मैं ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक मतलब एस्पायरिंग साइंटिस्ट हूं, और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से लेकर एक आर्टिकल लिखा जिसमें मैं कुछ पाथ ब्रेकिंग आइडियाज के बारे में बात कर रहा हूं। अब वो पर्टिकुलर आर्टिकल किसी भी जर्नल पे जहां पे मैं लिस्ट करवाना चाहता हूं, वहां पे लिस्ट होने से पहले पीयर रिव्यू होगा। पीयर रिव्यू मतलब मेरी ही फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई दूसरा एक्सपर्ट मेरे आर्टिकल को पढ़ेगा, और उसके बेसिस पे वो अपने व्यू पॉइंट सबमिट करेगा कि हाँ भाई मैंने जो कुछ भी लिखा है उसमें दम है कि नहीं है। और फाइनली वो पर्टिकुलर आर्टिकल यहाँ पे ओवरऑल पब्लिश करना है नहीं करना है डिसीजन कौन लेगा? तो जर्नल लेगा जहां पे मैं ये आर्टिकल्स छापना चाहता हूं। तो ये जो ओवरऑल आप कह लो पीयर रिव्यू जो है ना, ये मैन्युस्क्रिप्ट के कंटेंट का एक समरी होती है। जो भी पीयर रिव्यू यहां पे आता है, मतलब मैंने जो कुछ भी लिखा और मेरे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट ने उसको रिव्यू किया, फाइनली आर्टिकल एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, अगर वो जर्नल पे छपा तो वहां पे प्रॉपर समरी उसकी होगी। तो आप कह सकते हो कि जो प्री पब्लिकेशन प्री रिव्यू है ना, वो बेडरॉक है मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज का। क्योंकि मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो छपेगा, ये काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पीयर मेरे आर्टिकल को रिव्यू कर रहा है वो एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। और जो चीज फाइनली छपती है वो एक कलेक्टिव नॉलेज बेस होती है, वो उस जर्नल में सारे रीडर्स के लिए अवेलेबल है। वो अलग बात है कि वो जर्नल इन चीजों को पेड कर देते हैं, और अगर आपको वो आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो पैसे पे करने पड़ेंगे। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो भी ऑथर पब्लिश कर रहे हैं, जैसे मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया और किसी रिव्यूअर ने उसको रिव्यू किया, ठीक है ना भाई, तो वो रिव्यूअर मेरी पहचान का नहीं होगा,
ओके, क्योंकि ऑनलाइन आप कितनों को ही जानते हो। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे जानते हैं क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं उतना आपको नहीं जानता, लेकिन आप भी मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली जानते हो। तो ठीक है, एक ऑनलाइन रिश्ता है कि सर हमको पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हाँ भाई बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, बट हम सामने एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो भाई अननोन है। ठीक है भाई, तो नॉलेज के रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत आइडिया है। खैर मुझे तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं लग पा रहा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हो, बट आप क्या सोच रहे हो, आप किस प्रकार से उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हो, किस प्रकार से उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, वो जब तक मैं आपसे फिजिकली आपके वर्क को वेरीफाई नहीं कर लूंगा, आपके आंसर नहीं पढ़ लूंगा और आपके टेस्ट रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर लूंगा, मैं पता नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो ये जो ऑनलाइन पीयर रिव्यू की दुनिया है, इसमें मॉडर्न साइंस के डेमोक्रेटिक नेचर की तारीफ कर रहा है ऑथर। क्योंकि देखिए, जितने भी ऑथर्स हैं, कितने भी सीनियर हो, ओवरऑल कितने भी फेमस हो, वो जो भी लिख रहे हैं उसका रिव्यू किसी दूसरे के द्वारा एक्सेप्ट हो रहा है। तो मान लो मैंने साइंस में 30 साल दिए हैं, मेरी 65 साल उम्र है, मैंने जो कुछ भी लिखा, हो सकता है उसको कोई एक ऐसा पीयर रिव्यू कर रहा हो जो 35-40 साल का हो, एक बडिंग साइंटिफिक पर्सन हो, लेकिन तब भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरे वर्क को किसी दूसरे पीयर ने रिव्यू किया। और खास बात दोस्तों ये कि जो रिव्यू का प्रोसेस होता है, इसमें कोई फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन नहीं होता है। तो मैं जो लिख रहा हूं, जो दूसरा इंडिविजुअल रिव्यू कर रहा है, उसको रिव्यू करने का कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई एकेडमिक रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। समझ गए भाई, उनको कोई डायरेक्ट रिटर्न नहीं है, लेकिन तब भी वो पीयर रिव्यू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिना किसी फाइनेंशियल इंसेंटिव के मॉडर्न साइंस को सस्टेन करने के लिए, बिना किसी फाइनेंशियल रिम्यूनरेशन के बहुत सारे लोग यहां पे काम कर रहे हैं। अब यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। 2015 में एस्टिमेट किया गया 28,100 एक्टिव स्कॉलरली पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, जो कि हर साल कम से कम 25 लाख आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। हर साल ये नंबर 4 से 5% से बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि 25 लाख आर्टिकल हर साल पब्लिश हो रहे हैं, तो अपने आप में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। अब समझिए, कभी कभी ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आपने कोई एक साइंटिफिक आर्टिकल लिखा, पहली जर्नल में पब्लिश कराने की कोशिश की, वहां पे पब्लिश नहीं हुआ, तो आपने दूसरे जर्नल में पब्लिश कराने की कोशिश की। अभी पहले जर्नल में भी केवल एक बंदा रिव्यू करने वाला नहीं होता, कम से कम 2 बंदे रिव्यू करने वाले होते हैं। समझ गए? तो बेसिकली एक पर्टिकुलर लिखा गया आर्टिकल 2 से 3-4 बार तो रिव्यू होता ही होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप कह सकते हो कि अगर 2.5 मिलियन आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, तो कम से कम 10 मिलियन तो पीयर रिव्यूज रहे होंगे। इन पब्लिश 2.5 मिलियन आर्टिकल्स को पढ़ने वाले 1 करोड़ लोग तो रहे होंगे ना। और हर आर्टिकल तो पब्लिश भी नहीं होता है, कुछ तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो पीयर रिव्यू का नंबर होगा, क्वांटम होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। और खास बात दोस्तों ये है कि एक साइंटिस्ट को एक आर्टिकल को रिव्यू करने में कम से कम 2 घंटे तो जाएंगे। ऑथर बोल रहा है मुझे तो 2 घंटे से ज्यादा जाते हैं। तो अगर 10 मिलियन पेयर रिव्यूज हो रहे हैं, तो 20 मिलियन घंटों का काम कर रहे हैं ये रिव्यूअर्स। तो अपने आप को, साइंस को बढ़ाने के लिए ह्यूमन अल्ट्रुइज्म का ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो कि एक इंसान अपना बेशकीमती, और साइंटिस्ट अपना बेशकीमती टाइम दे रहा है। ओवरऑल साइंटिस्ट के पास बहुत से काम होते करने के लिए, खाली बैठा हुआ इंसान नहीं है, लेकिन तब भी वो पेयर रिव्यू कर रहा है। अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके बावजूद भी इस पूरे रिव्यू सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं, और इनको फ्लॉज को ठीक करने की जरूरत है। बट कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं, वो इन फ्लॉज को ठीक नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां पे बायस है। अब क्या होता है, जो ऑथर है उसका कुछ नाम होगा, कुछ कास्ट होगी, वो लिखा हुआ नजर आ जाता है। रिव्यूअर की कुछ नाम होगी, कास्ट होगी, रिलीजन होगा। कभी कभी अपने इंटरनल बायस के बेसिस पे, वो बायस कास्ट का हो सकता है, जेंडर का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, या फिर नॉलेज में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके हो सकता है। इन सब चीज को लेके रिव्यूअर कभी कभी ऑथर के व्यू पॉइंट्स को रिजेक्ट कर देता है, और उस पूरे के पूरे आर्टिकल को रिजेक्ट कर देता है। बट जरूरी नहीं है कि ऑथर का व्यू पॉइंट गलत हो सकता है रिव्यूअर ने अपने बायस के चलते गलत किया हो। तो यहां पे जो जर्नल है, जो कि मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है, इस जर्नल को एडिटर की तरह काम करना चाहिए। और इस जर्नल के एडिटर को यह वेरीफाई करना चाहिए कि ऑथर और रिव्यूअर दोनों के रिव्यू को प्रॉपर न्यूट्रल स्टांस के साथ असेस किया जाए। मतलब किसी ऑथर ने लिखा और रिव्यूअर ने रिव्यू किया, तो आप आंख बंद करके रिव्यूअर की बात मत मानो, रिव्यूअर का रिव्यू मत मानो। आप ये भी देखो, हो सकता है रिव्यूअर कुछ गलती कर रहा हो, रिजेक्ट करते हो सकता है ऑथर ने सही लिखा हो, क्योंकि हमें नहीं पता है ना ऑथर कितनी उम्र का है, रिव्यूअर कितनी उम्र का है, उनका साइंटिफिक आप कह लो एक्सपोजिशन कितना है, वो किसी बायस से तो काम नहीं कर रहे। तो यहां पे जर्नल को प्रॉपर एडिटर की तरह काम करना चाहिए, एक न्यूट्रल स्टांस रखना चाहिए, ऑथर और रिव्यूअर को बराबर मानना चाहिए, और देखना चाहिए कि हाँ भाई रिव्यूअर कहीं गलत रिव्यू नहीं दे रहा है। बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि रिव्यूअर जो रिव्यू डाल देता है उसी हिसाब से एक्शन ले लिया जाता है। अगर रिव्यूअर ने एक्सेप्ट किया, आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, रिजेक्ट किया, आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली रेफरी की तरह यहां पे काम करना है एडिटर को, जो बीच का जर्नल है, बट रेफरी की तरह यहां पे काम करता है रिव्यूअर। रिव्यूअर अगर आर्टिकल रिजेक्ट करता है तो आर्टिकल पब्लिश ही नहीं होता।
पहली बात तो ये। दूसरी प्रॉब्लम ये है दोस्तों यहाँ पे कि जो भी ऑथर्स हैं वो कभी कभी जब अपने आर्टिकल लिखते हैं ना, तो ज्यादातर केसेस में प्रेस्टिजियस जर्नल्स के पास अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं, आर्टिकल भेजते हैं छपने के लिए, और प्रेस्टिजियस जर्नल में आर्टिकल छपना इतना आसान नहीं होता है। तो जब पहले प्रेस्टिजियस जर्नल से उनका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो किसी दूसरी जर्नल में अप्लाई करते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने रेलेवेंस के हिसाब से, अपने पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने पुराने पब्लिश्ड आर्टिकल्स के हिसाब से जर्नल्स में अप्लाई करो। देखिए जितने भी साइंटिफिक जर्नल हैं वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट हैं, उसमें बेस्ड जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो सबके काम आती है। तो सारे नए नवेले जो ऑथर हैं वो सीधे सीधे प्रेस्टिजियस जर्नल्स में अप्लाई ना करें, धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाएं। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही और इस पूरे प्रोसेस को एनोनिमस रखा जाए। इनफैक्ट अगर नाम तक ना पब्लिश किया जाए ऑथर का और रिव्यूअर का, ऑथर और रिव्यू की स्टेज पे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना भाई। एक डबल्ड ब्लाइंड रिव्यूज होने चाहिए, मतलब कौन ऑथर है उसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है रिव्यूअर के, तब जाके मजा आएगा। एक बेसिक नाम भी सामने आ जाता है तो कहीं ना कहीं बाइस वाली चीज यहां पे निकल के आ जाती है। तो बेसिकली जो पीयर रिव्यू सिस्टम है, इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ह्यूमन गुडनेस, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें नेग्लेक्ट और कैलसनेस इन्वॉल्व है, उसको रिमूव करने की जरूरत है। ठीक है भाई, फिर आगे जाते हैं। नागालैंड इलेक्शंस आर लो डिस्पाइट डिमांड्स अराउंड स्टेट इकोनॉमी। तो भैया 27 फरवरी को नागालैंड में इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी के साथ जो उनका रीजनल पार्टनर है, जो कि पिछले इलेक्शन में भी था, नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। बीजेपी 20 सीटों में कंटेस्ट कर रहा है, एनडीपीपी 40 सीटों में कंटेस्ट कर रही है। इनके अपोजिशन में जो पहले नागा पीपल फ्रंट था वो अब ऑलरेडी एनडीपीपी और बीजेपी को ज्वाइन कर चुका है अगस्त 2021 में। बहुत सारे लोग जो कि अपोजिशन में पहले इन्वॉल्व थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीपीपी के कोalition के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि एक ये जो ग्रुप है एनएससीएन, इसाक मोवैया, ये प्रॉपर तरीके से इनके साथ मिला हुआ नजर नहीं आ रहा है। नेशनल पीपल फ्रंट के 25 एमएलएज हैं, इसमें से 21 तो एनडीपीपी के साथ ही मर्ज कर चुके हैं अप्रैल 2022 में। इनको टिकट नहीं दिया गया है। जो एक इंडिविजुअल बीजेपी के साथ जाके मिला था उसको 20 कैंडिडेट जो है उसमें से एक में टिकट दे दिया गया है। एनपीएफ ने, मतलब नेशनल पीपल फ्रंट ने 22 कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, बीजेपी ने 20 और एनडीपीपी ने 40। कहीं ना कहीं नागालैंड के अंदर चीजें सॉर्ट आउट भी हो रही है और नहीं भी सॉर्ट आउट हो रही है, क्योंकि नागालैंड के अंदर के प्लेयर्स को भी पता है कि जो डिमांड वो कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से मान पाना बहुत मुश्किल है। आंख बंद करके उसको नहीं माना जा सकता। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लगातार वो डिमांड कर भी रहे हैं, जैसे फ्रंटियर नागालैंड स्टेट बनाने का, एक अलग स्टेट बनाने का, लेकिन अब उस स्टेट में आसपास के स्टेट्स का एरिया मिलाना पड़ेगा, आसाम जैसे राज्यों का, वो मानेंगे नहीं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक मेजर रोल प्ले कर रही है, अपने झंडा बनाने की बात कर रहे हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं, इसको जल्दी कुछ मान नहीं सकता। तो ओवरऑल सरकार ने जो एनएससीएन इसाक मोवैया के साथ अगस्त 2015 में एग्रीमेंट किया था और नवंबर 2017 में जो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो कि 7 आउटफिट्स का एक फेडरेशन है, इसके साथ जो एग्रीमेंट किया था, इन एग्रीमेंट्स पे आगे आप कह लो बहुत ज्यादा एडजुडिकेशन या कह लो डिलिब्रेशन नहीं हो पाया है। रीजन मीन कि ये इंस्टीट्यूशंस अपना नागा फ्लैग मांग रहे हैं, नागा कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं, जो कि भारत सरकार दे नहीं सकती है। नागा के बहुत सारे ग्रुप्स बोल रहे हैं कि बीजेपी ने नागा ट्रस्ट को हराया है, बट कहीं ना कहीं नागा के अंदर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल तबका है जो ये भी समझ रहा है कि जो ये डिमांड है वो नेशनल की आइडेंटिटी के साथ सेट नहीं बैठते, इसलिए सारी डिमांड मानी नहीं जा सकती। तो इलेक्शन यहां पे हो रहे हैं, इलेक्शन का बॉयकॉट खत्म हो चुका है। लेट्स सी इलेक्शन रिजल्ट यहां पे क्या निकल के आता है। अगर बीजेपी एनडीटीपी का कोalition प्रॉपर तरीके से इलेक्शन जीत जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रेटजी, अभी की सरकार की स्ट्रेटजी ठीक ठाक चल रही है नागालैंड के अंदर। और पेंशन कॉन्ट्रम, देखिए ईपीएफओ के सामने बड़ी प्रॉब्लम आगे खड़ी हो गई है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंदर ओवरऑल जितना आप कह लो अपना पेंशन का क्वांटम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था, उतना ही क्वांटम ओवरऑल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करे, जो नौकरी देने वाला बंदा है। इस बात को लेके 4 महीने का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यहां पे जितने भी देखिए अब क्या है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने पहले बहुत डिटेल में आपको बताया भी था जब करंट अफेयर से मैंने डिस्कस किया था। इसमें ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रिकी आर्टिकल है। अब घुस के मैं आपको समझा सकता हूं, बट आधा 1 घंटा चाहेगा, मुझे भी 4-5 घंटे लगेंगे पूरी तरीके से समझने में। उतना जरूरत नहीं है, उतनी इसकी आप कह लो इंपॉर्टेंस है नहीं इस टॉपिक की। पुराने समय में ईपीएफओ के अंदर ओवरऑल आप कह लो जो पेंशन इंसेंटिव्स थे वो बढ़ाए गए। जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे उन्होंने जो पेंशन फंड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसके बराबर ही कंट्रीब्यूशन उनके एम्प्लॉयर को करना था। कुछ लोगों के केस में कारगर साबित हुआ, हालांकि कुछ लोगों के केसेस में कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग पे स्केल्स पे काम करते हैं, उनकी रिटायरमेंट की डेट पे बहुत सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है भाई, जिन लोगों को एडिशनल पेंशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, वो अगर एडिशनल पेंशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ओवरऑल 4 महीने के टाइम पीरियड में इसमें एनरोल करा लें। लेकिन कहीं ना कहीं ईपीएफओ ऐसा नहीं चाहता है, और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, इस बात को लेकर रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव की तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा कन्विंसिंग स्टेटमेंट आया नहीं है। इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, ओवरऑल जो भी कोर्ट ने डायरेक्शन दिए, इनके लीगल, फाइनेंशियल, एक्चुरियल और लॉजिस्टिकल इंप्लीमेशंस क्या होंगे, इसको सरकार अभी के लिए एग्जामिन कर रही है। तो सरकार अभी के लिए एग्जामिन कर रही है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सरकार ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को यहां पे मान रही है। तो बेसिकली स्टैट्यूटरी सीलिंग तक यहां पे ईपीएफओ में जो इंप्लॉयर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते थे। तो बेसिकली पेंशन के अंदर जितना इंप्लॉय ने फंड डाला और जो स्टैट्यूटरी सीलिंग है तब तक इंप्लॉयर ने डाला, लेकिन 12% तक का जो क्वांटम है अगर वो स्टैट्यूटरी सीलिंग को वॉलेट कर जाता है तो टेक्निकली इंप्लॉयर को ज्यादा पैसा डालना चाहिए था। तो उस हिसाब से पास्ट में जो लोग ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं ईपीएफओ से या आगे रिटायर होने वाले हैं, उनकी जो पेंशन बनेगी वो ज्यादा बनेगी, और उसी के लिए यहां पे बहुत सारे पेंशनर्स फाइट कर रहे हैं। बहुत सारे पेंशनर्स बहुत ज्यादा आप कह लो इंथुजियास्टिक भी हो चुके हैं, क्योंकि उनको पैसों का बेनिफिट नजर आ रहा है, पर सरकार बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही, ईपीएफओ बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। ईपीएफओ का यह बोलना है कि अगर इस प्रकार की स्कीम्स इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो इसके एक्चुरियल कॉस्ट उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेंगे, ओवरऑल ये पूरा का पूरा पेंशन का मुद्दा उनके लिए अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो लेट्स सी इस पूरे मुद्दे में आगे क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर